हेलो फ्रेंड्स, मैं इंजीनियर सुजीत कुमार यादव। आज हम लोग समझते हैं कंस्ट्रक्शन के बारे में, क्या प्रोसेस होता है और कैसे होता है और कहाँ से स्टार्ट होता है। तो एक एक करके हम लोग समझेंगे। सबसे पहले तो क्या प्रोसेस होता है वो समझेंगे, फिर हम लोग समझेंगे कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो कंस्ट्रक्शन को अफेक्ट करता है, डायरेक्टली अफेक्ट करता है। वो सारे पॉइंट को हम लोग देखेंगे, डिस्कस करेंगे क्यों होता है और कैसे करता है इफेक्ट। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कैसे स्टार्ट होता है और कहाँ से स्टार्ट होता है। तो जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो एंड तक देखिए, आपको आज न कल बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। जो लोग अभी कंस्ट्रक्शन करवा रहे होंगे उनको भी, और जो लोग इन फ्यूचर में कोई कंस्ट्रक्शन करने का डिसीजन लेंगे उनको भी। तो जब आप कोई कंस्ट्रक्शन डिसीजन लेते हैं करने का, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, कैसे स्टार्ट करें, कहाँ से स्टार्ट करें, सबसे पहले क्या करें। तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले ये। तो जब भी आप कोई कंस्ट्रक्शन करने का डिसीजन लेते हैं तो हम मान के चलते हैं कि आपके पास प्लॉट पहले से है। तो सबसे पहले आप किसी इंजीनियर या आर्किटेक्ट से मिलते हैं। जब आप उनसे मिलते हैं तो अपने रिक्वायरमेंट बताते हैं, अपना एक मिनिमम, एवरेज और मैक्सिमम बजट बताते हैं, अपना कुछ टर्म एंड कंडीशन है वो शेयर करते हैं अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। ये सारे चीज़ें जब शेयर करते हैं तो आपको इंजीनियर या आर्किटेक्ट आपको कुछ सजेशन करते हैं, वो कुछ आपको गाइड करते हैं बजट के अकॉर्डिंग, आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो जब ये चीज़ें हो जाते हैं तभी आपको उस प्रोजेक्ट के बारे में कोई प्लानिंग, ड्राइंग, डिजाइनिंग स्टार्ट होता है, स्टार्ट करते हैं वो, और फिर आपको देते हैं। तो मेनली टू प्रोसेस, दो टाइप से मार्केट में चलता है कंस्ट्रक्शन करने का, स्टार्ट करने का जो प्रोसेस है। तो हम लोग दोनों को देखते हैं कैसे कैसे होता है और क्या प्रोसेस है। तो सबसे पहले आप जैसे स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसमें 4 लोग हैं, 4 पर्सन है। एक ऑनर है सबसे पहले, फिर इंजीनियर या आर्किटेक्ट है, मटेरियल सप्लायर है और कॉन्ट्रैक्टर है। तो जब ऑनर खुद अपना कंस्ट्रक्शन करवाना चाहते हैं, खुद सारे जिम्मेदारी लेते हैं, सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेते हैं, खुद हैंडल करते हैं, तो सबसे पहले तो ये प्रोसेस होता है। एक प्रोसेस ये होता है। फिर दूसरा जो होता है उसमें ऑनर अपना सारा जिम्मेदारी, सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी वो दे देते हैं किसी इंजीनियर आर्किटेक्ट पे। तो दूसरे वाले ये होता है। तो सबसे पहले जो हम देख रहे हैं इस स्क्रीन पे, इसमें आपको दिख रहा होगा कि ऑनर डायरेक्ट कांटेक्ट कर रहा है ये सीधे सीधी इंजीनियर या आर्किटेक्ट को। तो जब ऑनर सबसे पहले इंजीनियर या आर्किटेक्ट को कांटेक्ट करते हैं तो सेम प्रोसेस उसी तरह से अपना सारा रिक्वायरमेंट, सारा टर्म एंड कंडीशन उसके अकॉर्डिंग ले लेते हैं, जो हम लोग बता चुके हैं, जो हम लोग सुन चुके हैं, समझ चुके हैं इंजीनियर और आर्किटेक्ट ऑनर के बीच में क्या कैसे होता है। फिर ऑनर किसी मटेरियल सप्लायर से कांटेक्ट करते हैं और फिर किसी कॉन्ट्रैक्टर से कांटेक्ट करते हैं। मटेरियल सप्लायर से भी जो है अपने क्वालिटी, जो भी मटेरियल का क्वालिटी लेना चाहते हैं उनके अकॉर्डिंग जो भी रेट है, टर्म एंड कंडीशन है, पेमेंट है, वो सारे डिस्कस करके फाइनल करते हैं। कॉन्ट्रैक्टर के साथ भी एज पर डिजाइन, कैसा डिजाइन है, किस टाइप की बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करना है, कौन से क्वालिटी में करना है, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग, कंस्ट्रक्शन मेथड के अकॉर्डिंग, ये सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। क्या रहता है, क्या नहीं रहता है, क्या होना चाहिए, कैसे करना है, और उसके अकॉर्डिंग फिर एक रेट फिक्स करते हैं। तो ये प्रोसेस में आप देख लिए कि ऑनर खुद जो है हैंडल कर रहे हैं, सारे जिम्मेदारी ले रहे हैं, खुद करवाते हैं। अब देखते हैं सेकेंड प्रोसेस, दूसरे प्रोसेस, जैसे कि आपको लगता होगा सेम बट अलग है ये। इसमें आप देख रहे हैं कि ऑनर इंजीनियर या आर्किटेक्ट को सिर्फ कॉन्टेक्ट कर रहे हैं, जैसे कि मैं एरो से डिनोट किया हूँ। फिर इंजीनियर आर्किटेक्ट फिर मटेरियल सप्लायर और कॉन्ट्रैक्टर से कॉन्टेक्ट कर रहे हैं। तो ऑनर सारे जिम्मेदारी अपना इंजीनियर और आर्किटेक्ट को दे देते हैं, जो भी काम करना है, कैसे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है, कितने टाइम में करना है, वो सारे जिम्मेदारी दे देते हैं, कितने कॉस्ट में करना है, वो सारे अपना बात फाइनल कर लेते हैं पहले ही। और थोड़ी बहुत कंस्ट्रक्शन होते टाइम चेंजिंग आता है, कुछ बात चेंज होता है, कुछ रिक्वायरमेंट चेंज होता है, कुछ चीज़ें बदलती है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर रेट का भी, टाइम का भी निगोशिएशन होता है, ऊपर नीचे होता है। तो दूसरे प्रोसेस में आप ये देख लिए, इस प्रोसेस में ऑनर और इंजीनियर के बीच में ही जो भी बातें रहता है वो होता है। ऑनर अपना सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी इंजीनियर या आर्किटेक्ट को दे देते हैं। तो दूसरे प्रोसेस भी देख लिए। अब हम लोग समझते हैं कि कौन कौन से फैक्टर है जो इफेक्ट करता है डायरेक्टली। तो सबसे पहले है बजट, फिर है प्लॉट कंडीशन, फिर है लोकेशन, फिर है टाइमलाइन, फिर है मटेरियल क्वालिटी, इंजीनियर और आर्किटेक्ट, कॉन्ट्रैक्टर और टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो ये सारे पॉइंट जो आप देख रहे हैं, ये सारे पॉइंट डायरेक्ट इफेक्ट करता है कंस्ट्रक्शन को। तो हम लोग एक एक करके देखते हैं कि कैसे कैसे इफेक्ट करता है और क्यों इफेक्ट करता है, कौन कौन से ऐसे पॉइंट है इनके अंदर जिसके कारण इफेक्ट करता है। तो सबसे पहले हम लोग बजट देखते हैं। बजट कैसे वेरी करता है, कैसे चेंज होता है और कैसे इफेक्ट करता है।
तो बजट डिपेंड करता है आपके प्लॉट कंडीशन पे। प्लॉट गड्ढा है या फिर वो फिल किया हुआ है, प्लॉट किस कंडीशन में है, वाटर लॉगिंग एरिया है या फिर नहीं है, या फिर प्लॉट के अगल बगल में किस टाइप के स्ट्रक्चर है, किस टाइप की बिल्डिंग है, रोड का अप्रोच क्या है, ये सब चीज़ें जो है डिपेंड करता है प्लॉट कंडीशन। फिर रिक्वायरमेंट पे आते हैं, आपका रिक्वायरमेंट क्या है, किस टाइप का बिल्डिंग है, रेसिडेंशियल है, कमर्शियल है, कंपोजिट है, स्ट्रक्चर में आरसीसी है, किस टाइप का है। तो ये भी डिपेंड करता है आपके, तो ये फैक्टर इफेक्ट करता है आपके कंस्ट्रक्शन को। ये टाइप्स ऑफ बिल्डिंग है, रेसिडेंशियल है, कमर्शियल है, इस टाइप का है, टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन है, पेव स्ट्रक्चर है, आरसीसी है या फिर कंपोजिट है। फिर टाइमलाइन समझते हैं, कितने टाइमलाइन में कंप्लीट करना है। अगर प्रोजेक्ट ज़्यादा टाइम ज़्यादा लग जाता है तो आपका बजट भी बढ़ जाएगा। फिर मटेरियल देखते हैं, मटेरियल का क्वालिटी कैसा है, मटेरियल साइट पे कैसे पहुंच सकता है, मटेरियल अवेलेबल है या नहीं है मार्केट में आसपास में, ये भी डिपेंड करता है। फिर डिज़ाइन कैसा है, बहुत ज़्यादा बल्कि डिज़ाइन तो नहीं है या फिर बहुत ज़्यादा क्लासिक डिज़ाइन नहीं है जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। डिज़ाइन में कितने टाइप के एलिमेंट है, कौन कौन से एलिमेंट है, और बहुत ज़्यादा अलग अलग टाइप के एलिमेंट होगा तो वो भी आपको इफ़ेक्ट करेगा। हो सकता है आपके एरिया में ना मिले वो मटेरियल, या फिर मिले तो टेक्नीशियन ना मिले, कोई एक्सपर्ट ना मिले डिज़ाइन करने के लिए, उसको इंस्टॉल करने के लिए। फिर लोकेशन डिपेंड करता है, किस लोकेशन में है, सिटी एरिया में है या सिटी से बाहर है या कुछ अलग एरिया में है जहाँ पे जाने का दिक्कत है। क्योंकि लोकेशन अगर सिटी में है तो बहुत सारे दिक्कत आता है। बहुत सारे जगह ऐसा रूल नियम है कि आप डे के टाइम में कोई कंस्ट्रक्शन मटेरियल नहीं ले जा सकते हैं, नाइट में ही होगा जो भी होगा। तो ये आप लोग समझ लिए कि बजट कैसे इफ़ेक्ट करता है और बजट किससे इफ़ेक्ट होता है। फिर हम लोग समझते हैं प्लॉट कंडीशन कैसे इफ़ेक्ट करता है और प्लॉट कंडीशन कैसे डिफाइन होता है, कैसे आप डिसीजन लेते हैं। अब इसको हम लोग थोड़ा डीपली समझते हैं। जैसे आपका प्लॉट किसी सिटी एरिया में है, प्राइम लोकेशन में है, और वहाँ आपका प्लॉट गड्ढा है, 5 फीट या 7 फीट या 4 फीट गड्ढा है, फिल नहीं किया हुआ है, तो वहाँ पे आपका प्लॉट कंस्ट्रक्शन करने लायक है या नहीं है वो डिपेंड करता है लोकेशन पे। क्यों? क्योंकि सिटी में प्राइम लोकेशन पे प्लॉट काफ़ी महंगा होता है, एक्सपेंसिव होता है। तो हमें 2 पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, रेट ऑफ रिटर्न भी नहीं मिलेगा अगर हम रेसिडेंशियल बना लेते हैं तो ज़्यादा चांस है कि आप कॉमर्शियल डेवलप करेंगे, कॉमर्शियल बिल्डिंग आप कंस्ट्रक्शन करवाएंगे। तो फिर जैसे ही कॉमर्शियल करवाएंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ्लोर एरिया चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा एरिया चाहिए। तो अगर आप बेसमेंट बनाते हैं, पार्किंग बनाते हैं या स्टोरेज बनाते हैं तो उस लोकेशन के अकॉर्डिंग, जैसे ये सेकंड पॉइंट जो आपको दिख रहा है, टाइप्स ऑफ बिल्डिंग मतलब कॉमर्शियल, उस टाइप के बिल्डिंग के अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट, उस टाइप के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जब ये चीज़ इतने सारे डिसाइड हो जाता है तब फिर आपका प्लॉट का कंडीशन फाइनलाइज होता है कि कंस्ट्रक्शन करने लायक है या नहीं है, इस पे स्टार्ट करे या ना करे। तो आप लोग प्लॉट कंडीशन के बारे में डिटेल में समझ गए होंगे। जब भी आप डिसीजन ले तो आप इसको बहुत ज़्यादा डीपली और अच्छे से एनालिसिस करें। फिर आता है लोकेशन। अब लोकेशन कैसे इफेक्ट करता है कंस्ट्रक्शन को? लोकेशन ऐसा जगह हो सकता है जहां मटेरियल सही से नहीं पहुंच पाए, या पहुंच पाए भी तो कुछ टाइम पीरियड में ही पहुंचाया जा सके, मटेरियल का स्टोरेज ना हो सके, फ्री स्पेस नहीं रहेगा आपके बिल्डिंग के जहाँ पे कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं प्लॉट के अगल बगल में। और उस प्लॉट में मान लेते हैं कि पूरे के पूरे एरिया में अगर कंस्ट्रक्शन आप करवाना चाहते हैं या करवा रहे हैं तो आप मटेरियल कहीं पर रखना पड़ेगा, आपको कहीं ना कहीं तो स्टोर करना पड़ेगा। हर चीज़ तो आप डेली नहीं मंगा सकते हैं, और डेली यूज ऐसा भी ना हो सकता है कि ख़त्म ही हो जाए वो। तो ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है, आपको बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो लोकेशन ऐसा हो जहाँ पे ये सब चीज़ें प्रॉब्लम ना हो। फिर अगर सिटी एरिया में है तो आपको नक्शा भी पास करवाना होता है, कुछ परमिट टर्म एंड कंडीशन होता है उसको भी फॉलो करना होता है। तो ये सब चीज़ें लोकेशन भी इफ़ेक्ट करता है कंस्ट्रक्शन को। फिर हम लोग समझते हैं टाइमलाइन के बारे में। टाइमलाइन में आप देख रहे हैं कि डायरेक्ट लॉस लिखा हुआ है, रिसोर्स एलोकेशन, मटेरियल, लेबर, इक्विपमेंट, स्पेस, ये सब जो चीज़ें हैं वो डायरेक्ट है, जो आपको दिखता है डायरेक्ट लॉस होता है इसमें। अगर आपका प्रोजेक्ट टाइम से नहीं स्टार्ट हुआ, मान लेते हैं कि कंस्ट्रक्शन करने का टाइम फरवरी में है और आप स्टार्ट करते हैं मई जून में, तो मे भी हो सकता है कि कंस्ट्रक्शन उस टाइम पीक लेवल पे रहे,
आपको सही से मटेरियल भी ना मिले, लेबर भी नहीं मिले, कॉन्ट्रैक्टर भी नहीं मिले, तो आपका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट ही नहीं होगा। और अगर मिले भी तो महंगा मिले, एक्सपेंसिव मिले, तो आपका कंस्ट्रक्शन इफेक्ट हो गया कॉस्ट वाइज। फिर आपका क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन भी इफेक्ट हो जाता है, उससे सही लोग नहीं मिलते हैं। फिर इनडायरेक्ट लॉस देखिए, जैसे आप रेंट पे रह रहे हैं, अगर आपका सही टाइम पे नहीं ख़त्म हुआ कंस्ट्रक्शन, जब सही टाइम पे स्टार्ट ही नहीं होगा तो सही टाइम पे ख़त्म कैसे होगा? नहीं होगा। तो मान लेते हैं 1 साल भी डिले हो गया, अगर आप रेंट पे रह रहे हैं तो ये रेंटल लॉस तो डायरेक्ट हो गया आपका, जो आपको दिखता नहीं है, इनडायरेक्ट हो गया। फाइनेंस मैनेजमेंट भी शायद इधर उधर हो जाए, जो आप मन में मैनेज किए होंगे वो सही से आपका नहीं रहेगा, क्योंकि टाइम ही चेंज हो गया, तो ये भी चेंज हो जाएगा। मे भी हो सकता है कुछ नेचुरल डिजास्टर अगर आ जाता है, कुछ बाढ़ आ गया बाढ़ के एरिया में, या फिर सूखा आ गया तो पानी भी नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा तो ये तो बहुत बड़ा नुकसान है कंस्ट्रक्शन साइट पे। या फिर कोई ऐसा कंस्ट्रक्शन टाइम है, स्लैब कास्टिंग करना है और उस टाइम बारिश ही आ गया, बारिश का टाइम ही आ गया बहुत ज़्यादा, तो हमारा 1-2 मंथ ऐसे ही टाइम लग जाता है ज़्यादा। तो ये सब चीज़ें इफ़ेक्ट करता है। तो आप टाइमलाइन भी समझ गए। अब हम लोग समझते हैं मटेरियल, टाइप्स ऑफ मटेरियल कैसे इफ़ेक्ट करता है, मटेरियल क्वालिटी कैसे इफ़ेक्ट करता है। तो जब भी डिज़ाइन होता है तो बिल्डिंग में अलग अलग तरह का एलिमेंट है, अलग अलग तरह का एरिया है, रूम है, डाइनिंग हॉल है, किचन है, बालकोनी है, ये सब तो स्पेस हो गया, प्लेस हो गया, जो अलग अलग होता है। एलिमेंट में भी है, ब्रिक्स है, ग्लास है, स्टील है, कलर है, पेंट है, बहुत सारी चीज़ें हैं, अलग अलग एलिमेंट है। ये टाइप्स ऑफ मटेरियल वेरी करता है, कहाँ पे किस प्लेस में कौन से जगह में कौन सा एलिमेंट लगाए, फिर वो प्लेस में किस क्वालिटी का लगाए। ये सब चीज़ें आपके कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को, टाइम को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। अगर आप सभी जगह एक ही टाइप का मटेरियल लगा देंगे, आपको कुछ आइडिया नहीं है कि कौन से जगह कौन से मटेरियल लगाए और अच्छा होगा और किस क्वालिटी का लगाए, तो आपका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट तो ज़्यादा जाएगा ही, प्लस आपका टाइम भी ज़्यादा लग जाएगा, सही से काम भी नहीं होगा और सही वो यूटिलाइज भी नहीं होगा। फिर मेंटेनेंस में भी प्रॉब्लम आएगा आपको, ड्यूरेबिलिटी भी ज़्यादा नहीं होगा, या ज़्यादा होगा भी तो जहाँ ज़्यादा होना चाहिए वहाँ कम हो जाएगा, जहाँ कम होना चाहिए वहाँ ज़्यादा हो जाएगा, इको फ्रेंडली भी नहीं होगा। तो ये मटेरियल ऐसे इफेक्ट करता है कंस्ट्रक्शन को। फिर हम लोग समझते हैं इंजीनियर या आर्किटेक्ट, तो जब भी किसी इंजीनियर को या आर्किटेक्ट को हायर करे या हायर कीजिए तो उनको साइट विजिट करवाइए। साइट विजिट अगर सही से नहीं होगा तो इमेजिन सही से नहीं कर पाएंगे वो। फोटो वीडियो लीजिए, मेजरमेंट सही से नहीं होगा तो वो भी सही नहीं होगा। सही से साइट पे जब लेआउटिंग होगा, बिल्डिंग सेट होगा तो सेट ही नहीं होगा, कुछ इधर उधर हो जाएगा। हो सकता है किसी और के प्लॉट में अगर चले जाए, अगर बाउंड्री नहीं किया हुआ है तो, या हो सकता है जिधर कम छोड़ना चाहिए उधर ज़्यादा छूट जाए, जिधर ज़्यादा छूटे उधर कम छूट जाए, पार्किंग में प्रॉब्लम आ जाए, फ्री स्पेस में प्रॉब्लम आ जाए, तो ये सब चीज़ें प्रॉब्लम आ सकता है। फिर अकॉर्डिंग टू यूज टाइप्स ऑफ बिल्डिंग, क्या यूज करना चाहते हैं, किस टाइप का बिल्डिंग बनाना चाहते हैं, क्या पर्पस है, वो आप सही से बताएं, डिटेल में बताएं। जैसे कि रेसिडेंशियल बनाना है, कंस्ट्रक्शन करना है, तो फिर आप फैमिली के डिटेल दे उसको, नंबर ऑफ पीपल, जेंडर, एज ग्रुप, वर्क एंड लाइफ स्टाइल, तो इसके अकॉर्डिंग वो सारी चीज देख करके फिर आपको सजेशन करेंगे, फिर आप उसको समझे तो ही एक अच्छा कंस्ट्रक्शन होगा। तो इस तरह से ये इफेक्ट कर सकता है। फिर कॉन्ट्रैक्टर कैसे इफेक्ट करता है, अगर टाइम पे कोई कॉन्ट्रैक्टर कंप्लीट नहीं करे कंस्ट्रक्शन को तो वो भी आपको इफेक्ट करेगा। कंस्ट्रक्शन क्वालिटी नहीं मेंटेन करे, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं आप, वो भी आपको इफेक्ट करेगा। मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन नहीं अगर सही से हो तो वो भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगा। बिल्डिंग तो बन जाएगा लेकिन किस तरह से बनेगा उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। एज पर डिज़ाइन और स्पेसिफिकेशन अगर फॉलो ना हो तो फिर उसका भी कोई मतलब नहीं होगा। डिज़ाइन कुछ और बन कुछ और जाएगा। मिनिमम वेस्टेज हो, वेस्टेज अगर ज़्यादा हो जाए तो वो भी एक बजट के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा जो है प्रॉब्लम होगा। और कोऑर्डिनेट करते रहे प्रॉपरली इंजीनियर के साथ। तो इस टाइप के कॉन्ट्रैक्टर हो, अगर ये टाइप के कॉन्ट्रैक्टर नहीं होते हैं, ये सब चीज़ें नहीं उनको अगर आइडिया है या नहीं करते हैं तो आपका कंस्ट्रक्शन इफेक्ट करेगा बहुत ज़्यादा। अब जैसे इसमें मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन नहीं समझे होंगे आप लोग, तो मैं इसके बारे में बता दूं। जैसे आप एक जगह से दूसरे जगह जाना है, आपको बाइक से ही जाना है या किसी भी चीज़ से जाना है, तो चलने का भी एक तरीका होता है। आप अपने साइड से चले, सही वे में चले, सही डायरेक्शन में चले। अगर आप कुछ उल्टा पुल्टा चलते हैं तो पहुंच तो जाएंगे लेकिन उसका क्या मतलब होगा,
पहुंचना है 2 मिनट में पहुंचेंगे 5 मिनट में, या हो सकता है कहीं गिर जाए, एक्सीडेंट कर जाए, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वो मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन जो है फॉलो नहीं होता है, तो क्वालिटी डायरेक्ट इफेक्ट करता है उससे। तो कॉन्ट्रैक्टर समझ गए आप लोग। फिर डिज़ाइन देखिए, डिज़ाइन क्या होता है और डिज़ाइन कैसे इफेक्ट करता है। तो डिज़ाइन ऐसा होना चाहिए जो लो मेंटेनेंस हो, जिसका मेंटेनेंस लो हो। ऐसा नहीं कि कोई ऐसा डिज़ाइन करवा लिए, ऐसा मटेरियल लगवा लिए जिसका मेंटेनेंस ही हाई है। अब 1 साल में ही पेंट करना पड़ता है, ये 2 साल में ही, तो कितना सारा मेंटेनेंस हो जाएगा, वही चीज़ें नहीं रहेगा। तो ये लो मेंटेनेंस हमेशा डिज़ाइन होना चाहिए। फिर इजी टू कंस्ट्रक्ट का कॉन्सेप्ट रहना चाहिए। इजी से आपके एरिया में जो अवेलेबल है मटेरियल और जो टेक्नीशियन, ज़्यादा कोशिश करे कि उसी से कंस्ट्रक्ट हो जाए विथ लेस एलिमेंट के साथ। बहुत ज़्यादा एलिमेंट ही रहेगा, जैसे ग्लास रहेगा, ब्रिक्स वर्क रहेगा, स्टील रहेगा, फाइबर रहेगा, पीवीसी रहेगा, तो बहुत सारे मटेरियल ऐसे है। बहुत सारा मटेरियल नहीं रहे, कम एलिमेंट के साथ डिजाइन हो, प्रॉपर लाइट एंड कलर प्रोपोर्शन के साथ, इको फ्रेंडली हो, नेचर को भी इफेक्ट नहीं करना चाहिए। ऐसा मटेरियल ना लगाए जो ज़्यादा पोल्यूशन फैलाता है। इको फ्रेंडली हो, जो नेचर के साथ साथ चलने वाले टाइप से रहे। कल्चर एंड लाइफ स्टाइल, आपके कल्चर एंड लाइफ स्टाइल को सूट करे, फिट बैठे, लोकेशन के अकॉर्डिंग फिट बैठे। ये सब चीज़ें डिज़ाइन में बहुत ज़्यादा मायने रखता है। ये सब चीज़ें देखना चाहिए और इसके अकॉर्डिंग डिसीजन लेना चाहिए। फिर हम लोग समझते हैं टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो कौन से टाइप का कंस्ट्रक्शन करना है, ये डिपेंड करता है बिल्डिंग पे। इस टाइप के बिल्डिंग कौन से पर्पस, मीन्स कि क्या करना चाहते हो उस बिल्डिंग में, किस लोकेशन में है, तो ये सब चीज़ पे डिपेंड करता है। जैसे आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर बनाना है, जो ज़्यादातर आप रेसिडेंशियल बिल्डिंग जो अभी बन रहा है रहने के लिए, वो सब आरसीसी होता है। जो फैक्ट्री सब बनता है वो पेव स्ट्रक्चर होता है। फिर ये इंजीनियरिंग बिल्डिंग स्ट्रक्चर। फिर लोड बेरिंग जो पहले जो बनता था बिना कोई कॉलम का, पिलर का, बीम का, ये सब लोड बेरिंग होता था, जिसमें सिर्फ ब्रिक्स वर्क होता है। कंपोजिट स्ट्रक्चर, जिसमें आरसीसी और पेव ये दोनों मिल करके जब मिक्स हो जाता है तो कंपोजिट स्ट्रक्चर बनता है। ये ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। अर्थ कंस्ट्रक्शन तो अब नहीं होता है, बहुत कम होता है। वुड स्ट्रक्चर भी होता है। तो ये सब टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन है, इस पे डिपेंड करता है कंस्ट्रक्शन। ये सब फैक्टर है जो इफेक्ट करता है कॉस्ट को, टाइम को, सारे चीज़ को इफेक्ट करता है। तो आप लोग समझ गए होंगे कंस्ट्रक्शन के बारे में। अब हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे इंजीनियर और ओनर के बीच क्या क्या बातें होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, क्या फी होना चाहिए, क्या रेट होना चाहिए, क्या प्रोसेस है। ये सारे बातें हम लोग ओनर और इंजीनियर आर्किटेक्ट के बीच जो भी होता है, किस टाइप का ड्राइंग होना चाहिए, कौन कौन से ड्राइंग होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को अगर देख लिए हैं पूरे, तो अगला वीडियो इसको देखें। ये हम अभी कंटिन्यू बनाते रहेंगे। तो जो भी लोग देखे हैं वो पूरे कंप्लीट इसको आगे भी देखते जाइए। तो आपको एक बहुत बड़ी चीज़ यहाँ से मिलेगा डिसीजन लेने में, क्योंकि कभी ना कभी हर किसी को कंस्ट्रक्शन करने का मौका मिलता है, चाहे अपने लिए या कोई बिजनेस पर्पस के लिए या किसी और को सजेशन करना है, तो सभी जगह आपको ये हेल्प करेंगे। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कीजिए ताकि उनको हेल्प मिले। तो चलिए, थैंक यू।